गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 27 को पढ़ेंगे, जो कि डेट 22 जनवरी 21 के लिए है। हम सभी को पता है हमारा लास्ट वर्कशीट से लेसन नंबर 9 जंतुओं में जनन रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स शुरू हो चुका है, जिसमें अभी तक हम पढ़ चुके हैं जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है ना। फिर हमने पढ़ा था जनन के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था जनन के 2 प्रकार होते हैं, लैंगिक जनन जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हमने पढ़ा था दूसरा प्रकार होता है अलैंगिक जनन, जिसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बच्चों, आज इस वर्कशीट में हम उसी को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे मेरे साथ अपनी वर्कशीट को खोलेंगे और अब हम इसको पढ़ना शुरू। हम जानते हैं जनन एक जैविक क्रिया है जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है। हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था जनन क्या होता है, जिसके अंदर जीव अपने जैसे ही जीवों को उत्पन्न करते हैं, और ये कैसी क्रिया है, ये एक जैविक क्रिया है। ठीक है, ये पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। तो ये हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि जनन जो होता है किसी भी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक जनन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बताया हुआ है। लैंगिक जनन क्या होता है, एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए 2 जीव नर और मादा दोनों ही आवश्यक होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बच्चों हमेशा ही दोनों जीव की उपस्थिति होना बहुत ज़रूरी है, नर और मादा। नर बच्चों पुरुष को कहते हैं, जिसको हम मेल कहते हैं, और मादा फीमेल को फीमेल के लिए कहते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं एक नई संतान की उत्पत्ति के लिए लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फीमेल और मेल दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, दोनों के मिलने से ही, दोनों के संलयन से ही जब दोनों के गैमीट फर्टिलाइज होंगे तभी एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है बच्चों, और अलैंगिक जनन में क्या है, एकल जीव एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त है। अब वो कह रहे हैं एक अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव, या तो नर या मादा, दोनों में से कोई भी एक ही सफिशिएंट है एक नए जीव को जन्म देने के लिए। तो आई होप बच्चों इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है। ठीक है, लैंगिक जनन में दोनों सेक्सेस का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, दोनों सेक्सेस मतलब मेल और फीमेल दोनों को। और अलैंगिक जनन में इन दोनों सेक्सेस में से मतलब कि या तो मेल या फीमेल में से कोई भी एक जीव पर्याप्त है एक नए संतान की उत्पत्ति के लिए। ठीक है, तो चलो अब हम वर्कशीट में पढ़ते हैं आगे क्या बताया हुआ है। जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग होते हैं, जो सामान्यतः पादप के फूल पुष्प में स्थित होते हैं। तो बच्चों हमने 7th क्लास में पढ़ चुके हैं कि पौधे भी 2 प्रकार से जनन करते हैं, लैंगिक और जनन और अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में हमने बताया था, पढ़ा था कि जो पौधे का जो फूल होता है, फूल उसके अंदर जनन अंग होते हैं, जैसे कि नर और मादा। अगर हम थोड़ा रिकॉल करें तो हमने पढ़ा था कि पौधों में जो नर जनन अंग होता है वो होता है पुंकेसर, और मादा में होता है स्त्री केसर, है ना। इन दोनों के अंदर ही फिर होते हैं परागगण होते हैं, और परागगण होते हैं जो परागकोश में उपस्थित होते हैं पुंकेसर के अंदर, है ना। ऐसे ही मादा जनन अंग के अंदर वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है, अंडाशय होते हैं। और अगर हम थोड़ा थोड़ा और रिकॉल करें तो हमने ये भी पढ़ा था कि मादा जनन अंग में जो अंडाशय होता है वो अपनी जगह पे स्थित होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। लेकिन जो पुंकेसर के परागण होते हैं वो पानी हवा द्वारा पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं और अंडाशय तक पहुंचते हैं। आई होप बच्चों इतना आपको थोड़ा याद हो। ठीक है, तो बच्चों ठीक वैसे ही मनुष्यों में भी लैंगिक जनन होता है, और उसमें वैसे ही नर और मादा जननांग जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो चलो हम इस वर्कशीट में आगे पढ़ते हैं। वर्कशीट में आगे क्या बताया हुआ है, जंतुओं में भी नर और मादा में अलग अलग जननांग होते हैं। अब वो कह रहे हैं जंतुओं में भी नर और मादा के जननांग अलग होते हैं। अब हमें पता है पुरुष के अलग जननांग होते हैं और मादा के जननांग अलग होते हैं, जो हम अब इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। ठीक है, जननांगों का एक मुख्य कार्य युग्मक का निर्माण करना होता है। अब बच्चों जो ये जननांग होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं मेल और फीमेल के अंदर, उनका मुख्य कार्य, उनका इम्पॉर्टेंट वर्क क्या होता है, गैमीट्स बनाना, युग्मक को बनाना, जिसकी वजह से ही
एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। अगर वो जननांग, अगर वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक गैमीट या युग्मक नहीं बनाएंगे तो कभी भी एक नए संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो मतलब नर का जनन अंग हो, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो मतलब मादा का जनन अंग हो, दोनों ही युग्मक बनाए मतलब दोनों ही गैमीट्स बनाए। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल गैमीट्स बनाते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल गैमीट्स बनाते हैं। अगर ये नहीं बनाएंगे तो कोई भी नए संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। तो आई होप बच्चों आपको अभी तक इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए वर्कशीट में देखते हैं आगे क्या बताया हुआ है। ये युग्मक सलयन हो युग्मनज का निर्माण करते हैं। अब वो कह रहे हैं जो युग्मक बनते हैं, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब नर जननांग से हमें नर युग्मक मिल गए, और मादा जननांग मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से हमें मादा युग्मक मिल गए, फीमेल गैमेट्स मिल गए। और जब ये दोनों आपस में फर्टिलाइज करते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं, तो वो युग्मनज बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, जाइगोट बना के फिर ये युग्मनज भ्रूण में, और भ्रूण एक नए जीव में विकसित होता है, और जो ये जाइगोट होता है ये एक नए जीव में विकसित होता है, मतलब संतान की उत्पत्ति होती है। तो नर और मादा युग्मक के संलयन द्वारा इस प्रकार को जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। तो बच्चों इसको समझाने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक हमें दिया हुआ है, तो इसको चलो देखते हैं। हमें एक बहुत अच्छी सी समीकरण दी हुई है समझने के लिए। यहाँ पे दिया हुआ नर युग्मक शुक्राणु। अब बच्चों इनके नामों से नहीं घबराना है, ये केवल एक सिर्फ नाम ही है समझने के लिए। तो यहाँ पे नर युग्मक, अगर नर शब्द आ गया तो मतलब ये किसके युग्मक है, तो ये नर के हैं। मतलब नर कौन होता है, मेल होते हैं, तो ये किसके युग्मक है, तो ये मेल के हैं। और मेल के युग्मक को कहते क्या है, शुक्राणु कहते हैं। हिंदी में शुक्राणु कहते हैं और इंग्लिश में स्पर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो ये इनके नामों से मत घबराओ, बस ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नर युग्मक है मतलब मेल के गैमीट्स हैं, और ये कौन से हैं, इनको कहते हैं क्या है, स्पर्म्स, शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ये एक नर युग्मक मिला, और साथ में क्या है, मादा युग्मक। मादा किसको कहते हैं, स्त्री को कहते हैं। तो ये किसके गैमीट्स हैं, फीमेल के गैमीट्स हैं, और फीमेल के गैमीट को हम क्या कहते हैं, अंडाणु, एग कहते हैं। ठीक है, तो ये जब दोनों आपस में मिलते हैं, जब ये दोनों आपस में फर्टिलाइज होते हैं, तो बच्चों क्या बनता है, तो युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, और उसके बाद एक क्या बन जाता है, एक नया जीव बन जाता है। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लैंगिक जनन को समझाने के लिए बहुत अच्छा समीकरण दिया हुआ है। तो मैं चाहूँगी कि सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में भी लिखेंगे ताकि उनको अच्छे से याद रहे। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझाने के लिए बहुत ही अच्छा समीकरण है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं वर्कशीट में हमें आगे क्या बताया हुआ है। आइए हम मनुष्यों के जनन तंत्र के बारे में जानते हैं और उनमें जनन की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। अब बच्चों अब हम आगे पढ़ेंगे कि मनुष्यों के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब नर के जनन अंगों को पढ़ेंगे, और ऐसे ही मादा जनन अंग पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में ऐसे वो कौन से अंग होते हैं जिनसे एक नए संतान की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे मनुष्यों में लैंगिक जनन, तो नर जनन तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे किसको पढ़ने जा रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। नर जनन तंत्र के मुख्य अंग होते हैं। अब वो कह रहे हैं सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कौन कौन से मुख्य अंग होते हैं। जैसे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, जो नर का जननांग होता है, उसके कौन से मुख्य अंग होते हैं, अब हम उसको पढ़ेंगे। तो बच्चों उसमें एक जोड़ा वृषण, जिसको हम टेस्टिस कहते हैं, वृषण टेस्टिस। तो आपको यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाई हुई है, मैं इसको बड़ा करके भी दिखाती हूँ आप सभी को। मैं और दूसरी फ़ोटो दिखाती हूँ आपकी वर्कशीट के अंदर। हाँ जी बच्चों, ये सभी बच्चों को फ़ोटो दिख रही है, ये आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर भी है। ये चित्र 9.1 है, लेसन नंबर 9 का, तो आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब उसमें वो कहते हैं कि नर जनन अंग के मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कौन कौन से मुख्य अंग होते हैं। तो बच्चों उसके अंदर हमेशा एक जोड़ा जो होता है वृषण, मतलब ये जो आपको दिखाई दे रही है टेस्टिस कहते हैं इन्हें, वृषण एक जोड़ा ये होता है। उसके बाद 2 शुक्राणु नलिकाएं होती हैं, ये आपको शुक्राणु नलिकाएं दिख रही हैं, और एक शीषण होता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है बच्चों आपको। तो आइए अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि हर एक अंग का क्या कार्य है। ठीक है, तो सभी बच्चे वर्कशीट खोलेंगे मेरे साथ और वर्कशीट में आ जाएंगे। हाँ जी, तो अब यहाँ पे बताया हुआ है
एक जोड़ा वृषण तो हमने देखा था, एक जोड़ा टेस्टिस का होता है जिसको वृषण कहते हैं। 2 शुक्राणु नलिकाएं होती हैं, ये 2 शुक्राणु नलिकाएं होती हैं, और एक शीशन होता है और एक ये शीशन होता है, ठीक है बच्चों, जिसको हम पेनिस भी कहते हैं, ठीक है। वृषण शुक्राणु जिसको हम नर युग्मक कहते हैं और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को उत्पन्न करता है। अब बच्चों जो यहाँ पे ये जो टेस्टीज़ है, ये गोल गोल यहाँ पे जो ये टेस्टीज़ दिखाई हुई है, ये दोनों, ये जो जोड़ा होता है वृषण जिसको हम टेस्टीज़ कहते हैं, ये मेल हार्मोन्स को बनाती है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे इसकी स्पेलिंग भी दी हुई है, टेस्टोस्टेरोन। और इस मेल हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो बच्चों इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो नर के अंदर मेल में जो मैस्कुलिनिटी होती है, जो उनकी बियर्ड दाढ़ी आती है या एक्स्ट्रा हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है, जो वॉइस होती है वो थोड़ी बिल्कुल मैनली हो जाती है, तो वो इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होती है। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कौन सिक्रीट करता है? तो ये बच्चों वृषण करती है जिसको हम टेस्टिस कहते हैं। और साथ ही साथ टेस्टिस नर युग्मक मतलब शुक्राणु स्पर्म्स जिसको हम मेल गैमीट्स कहते हैं, जो कि एक संतान उत्पत्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो जो वृषण होती है, जो टेस्टिस होती है, ये शुक्राणु का भी उत्पादन करती है। तो जो ये वृषण है, ये जो वृषण है, यहाँ पे जो ये टेस्टीज़ है, ये क्या क्या करती है? ये 2 चीज़ों को बनाती है। एक तो मेल गैमीट्स जिसको हम शुक्राणु कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं, और दूसरा टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करती हैं। तो आई होप बच्चों आपको इसको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बताया हुआ है? लाखों शुक्राणु वृषण द्वारा निर्मित होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि लाखों शुक्राणु जो होते हैं, बहुत 1-2 नहीं बनाती है, लाखों बनाती है। मतलब लाखों स्पर्म्स, जो ये टेस्टीज़ है, जो ये वृषण है, ये लाखों की संख्या में शुक्राणु स्पर्म्स को बनाती है, ठीक है। और ये एकल कोशिका की तरह होते हैं, और जो स्पर्म्स होते हैं वो अपने आप में एक ही कोशिका है, ये नहीं कि बहुकोशिका, अपने आप में स्पर्म्स क्या होते हैं? एक कोशिका होती है, मतलब वो एक ही कोशिका की बने होते हैं, एक ही कोशिका होती है अपने आप में, ठीक है। जो स्पर्म्स होते हैं वो एक ही कोशिका है, वो बहुकोशिका नहीं है, ठीक है। आगे क्या बताया हुआ है? लेकिन इनमें गुणसूत्रों की संख्या सामान्यतः कोशिकाओं से आधी होती है। अब वो कह रहे हैं इसमें जो गुणसूत्र होते हैं, हम सबको पता है कि क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। तो बच्चों क्रोमोसोम्स हम उसको डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो अभी सिर्फ हम इतना पढ़ेंगे कि इसमें जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उसकी संख्या जो होती है वो हमेशा आधी होती है। आधी नर से मिलते हैं और आधी गुणसूत्र जो होते हैं मादा से मिलते हैं, तब जाके एक संतति बनती है और उसके क्रोमोसोम्स नए संतान के कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? आधी होती है, ठीक है। हालांकि शुक्राणु आकार में बहुत ही छोटे होते हैं प्रत्येक। अब वो कह रहे हैं शुक्राणु जो होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं। उनका आकार क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। तो बच्चों आपको यहाँ पे चित्र भी दिखाया हुआ है, मैं इसको बड़ा करके दिखाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से। अब बच्चों यहाँ पे ये कुछ फ़ोटोज़ ली हुई हैं स्पर्म्स की। यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे स्पर्म दिखाया हुआ है कि ये एक होता है, इसका अलग से भाग सिर होता है, ये मध्य भाग होता है, ये पूंछ की तरह होता है, ठीक है। और ये बच्चों स्पर्म की फ़ोटो है, तो ये ऐसे स्पर्म्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? ये इसका बिल्कुल आगे का हिस्सा होता है जिसको हम सर कहते हैं, ये मध्य भाग होता है, ये पूंछ होती है। और बच्चों ये पूंछ जो होती है इतनी लंबी होती है, ये जो शुक्राणु होती है, इसको जब ये मादा के शरीर में जाती है तो उसको स्पर्म को अंडा तक पहुंचने में मदद करती है। और बच्चों ये कैसे करती है इसको हम डिटेल में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको आई होप बच्चों ये समझ में आ गया होगा। और ये बच्चों शुक्राणु का एक चित्र है जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में 9.2 है, ये भी आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। तो एक शुक्राणु दिखने में ऐसा होता है जिसका सर होता है, मध्य भाग होता है और पूंछ होती है, ठीक है। आई होप इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। वर्कशीट में आगे क्या बताया हुआ है? अब जो बताया हुआ है कि प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। पूंछ सांप की तरह आगे और पीछे शुक्राणु को अंडे की ओर ले जाने के लिए कार्य करती है। अब बच्चों जो पूंछ होती है वो क्या कार्य करती है? हमने बताया था कि वो स्पर्म को, वो शुक्राणु को अंडाशय तक लेने के लिए मदद करती है। अब बच्चों यहाँ पे हमें एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अब हमें पता है कि एक नए संतान की उत्पत्ति सिर्फ तभी होगी जब नर जननांग का जो मेल गैमीट होता है, मतलब नर युग्मक होता है, और जो मादा जननांग का जो फीमेल गैमीट होता है, मतलब कि मादा युग्मक होता है, जिसको हम अंडा कहते हैं, एग कहते हैं, जब वो दोनों आपस में मिलते हैं तभी एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। ये तो हमें पता चल गया ना। लेकिन बच्चों को कैसे मिलेंगे? अब
हमने पौधों में तो पढ़ा था कि जो जो परागकण होता है वो हवा पानी द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है और वो अंडाशय तक पहुंच जाता है। लेकिन बच्चों मनुष्य में कैसे होता है? तो बच्चों मनुष्य में जो ये यहाँ पे जो ये शीशन दिखाया हुआ है बच्चों, ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें क्या होता है, जब इसको स्टिमुलस होता है तो क्या होता है, इसके अंदर जो इसकी ब्लड सेल्स होती है वो ब्लड से फिल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल इरेक्ट हो जाता है और इसमें से लाखों शुक्राणु निकलते हैं, लाखों शुक्राणु निकलते हैं। और वो जब फीमेल बॉडी के अंदर थ्रू वेजाइना, जिसको हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे मादा जनन अंग के अंदर, तो जब वो वेजाइना के थ्रू फीमेल बॉडी के अंदर ईजिली आराम से चले जाते हैं तो इनका मेन मकसद का क्या होता है शुक्राणु का, कि वो मादा जनन अंग के अंडा पहुँचे। इनकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या होती है? फाइनल डेस्टिनेशन होती है इनकी मादा जनन अंग के अंड तक पहुंचने की। तो तभी तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो एक नई संतान की उत्पत्ति होगी। तो ये इनका फाइनल डेस्टिनेशन होती ही वहीं तक पहुंचने के लिए। तो जैसे ही जब ये फीमेल बॉडी के अंदर एंटर होते हैं थ्रू वेजाइना, तो फिर क्या होता है, ये दौड़ लगाते हैं। और दौड़ कैसे लगाते हैं? तो हमने पढ़ा था, जो इनकी पूँछ होती है, ये पूँछ शुक्राणु को मादा के जननांग के तक पहुंचाने में मदद करती है। ठीक है, तो जैसे ही बच्चों जिस अंडाशय के पास पहुंचेंगे तो वो शुक्राणु क्या करेगा, वो इस अंडा के अंदर एंटर हो जाएगा, अंडे के अंदर एंटर हो जाएगा। और एंटर होते ही क्या हो जाएगा, इनमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा। और युग्मनज के बाद क्या बन जाएगा, एक नए संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कुछ ऐसा हो जो ना समझ में आया हो, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए वर्कशीट में पढ़ते हैं। वर्कशीट में आगे क्या बताया हुआ है। तो शुक्राणुओं को गर्भाशय और फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचाना होता है ताकि युग्मज बनाने के लिए डिंब के साथ निषेचन हो सके। अब बच्चों डिंब, इनके नामों से मत घबराओ, डिंब इज अंडा। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि शुक्राणु जब फीमेल बॉडी में एंटर होते तो उनकी जो फाइनल डेस्टिनेशन जो होती है वो मादा जननांग मतलब मादा युग्मक मतलब फीमेल गैमिट तक पहुंचने के लिए होती है। तो वो दौड़ लगाते हैं और उनमें से एक शुक्राणु जो होता है वो अंडे के साथ फर्टिलाइज हो जाता है, निषेचन हो जाता है और उसके बाद वो एक युग्मनज बन जाता है और उसके बाद वो क्या बन जाता है, एक नए संतान की उत्पत्ति हो जाती है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा आज की वर्कशीट। कहीं भी कुछ ऐसा हो जो ना समझ में आए आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं हमने आज की वर्कशीट में क्या सीखा है, स्वयं को जांचिए। क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं। प्रश्न 1, जनन को परिभाषित करें, लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच अंतर लिखिए। अब हमें जनन को परिभाषित करना है। तो हम जनन का हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था, अपने जैसे जीव को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है ना। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का आंसर है। और उसके बाद हमें क्या बताना है, हमें लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर बताना है। तो बच्चों आप ऐसे लिखेंगे, लैंगिक जनन में एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए 2 जीव, नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। और अलैंगिक जनन में एकल जीव एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त है। तो ठीक है, आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न 2, लैंगिक जनन को परिभाषित करें, क्या ये पौधों में होता है? तो लैंगिक जनन को हमें परिभाषित करना है। तो बच्चों लैंगिक जनन की परिभाषा हम यहीं से लिखेंगे कि यहाँ से उत्तर 2 आपका ये हो जाएगा, एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए 2 जीव, नर और मादा दोनों आवश्यक होते हैं। तो ये क्या है आपका उत्तर 2। और उसके बाद क्या ये पौधों में होता है? तो हाँ, ये पौधों में भी होता है। तो जैसा कि हम यहाँ से आपका बाकी का है, जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग होते हैं जो सामान्यतः पादप के फूल पुष्प में स्थित होते हैं। तो आप बच्चे ऐसे लिखेंगे, जिसमें आप लिख देंगे नर जनन भाग होता है पुंकेसर और मादा जनन भाग होता है इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये आप इसमें लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, प्रश्न 3, नर जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाइए। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक से ये चित्र बनाना है। नर जनन अंग का ये चित्र आपको बनाना है। तो ये आपका किसका आंसर हो गया, ये आपका थर्ड का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों,
तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया हुआ है, नर युग्मक क्या नाम है, इसका निर्माण कहाँ होता है। तो बच्चों नर युग्मक का क्या नाम होता है, तो नर युग्मक का क्या नाम है, शुक्राणु। क्या होता है, शुक्राणु होता है नर युग्मक का नाम, फोर्थ का आंसर। और ये कहाँ पे बनता है, तो बच्चों ये कहाँ बनता है, वृषण, जिसको हम कहते हैं टेस्टीज। तो ये कहाँ पे बनता है, वृषण में। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, वृषण में। वृषण जो है शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है। तो ये आपका किसका आंसर है, फोर्थ का आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, दिए गए कथनों में सही गलत लिखिए। अब आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको बताना है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। शुक्राणु एक एकल कोशिका नहीं है। अब क्या शुक्राणु जो है क्या वो एक कोशिका नहीं है, तो बच्चों ये तो गलत है, वो तो एक कोशिका है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, आगे पूछा है, वृषण जो होती है, जो टेस्टीज होती है, वो शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करती है। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये क्या स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो आई होप बच्चों आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई हो। कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आया हो, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।